अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे के इस दिन भी मार्केटों में खबरों का जो सिलसिला है और जो उनका वज़न है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। और क्योंकि इस क्लोजिंग के बाद मार्केट का जो खुलासा है उसका यहाँ पर तजिया इसलिए अहम होता चला जा रहा है कि अब मार्केट ने एक नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ करना है। उसके अकॉर्डिंग सैटरडे और संडे क्या वॉल्यूम गेन कर पाएंगे, क्या मार्केटें कमोडिटीज़ को या क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पर कहीं भी कोई अहम सपोर्ट दे पाएगी, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन जो तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर 4 बड़ी खबरें हैं जॉबलेस क्लेम से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट की गिरती हुई हालत, इस पे हम बात करेंगे और फिर क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और याद रखिएगा कि हमारा यहाँ पर काम आपको वेरीफाइड न्यूज़ प्रोवाइड करने का भी है, इसलिए कि मार्केट में जितनी भी गलत खबरें और ख़ास करके स्कैम से जुड़ी बातें आती हैं, हमारी कोशिश होती है कि कम से कम हमारे साथ जुड़े हुए तमाम दोस्त, तमाम कम्युनिटी इन चीज़ों से फौरी तौर पे आगाह हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बच सके। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों, पहले तो वीक की क्लोजिंग के बारे में। जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों, इसे अगलेस्ट क्लोजिंग कहा जा रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केटें जो यूएस की थी और अदर कंट्रीज़ की, इवन के पाकिस्तान की भी, जिसका दूर दूर तक इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अरब साइड के बहुत से बड़े बड़े प्रिंसेस का, वज़ीरों का पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रहता है। तो लिहाजा पाकिस्तान की भी स्टॉक मार्केट यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से फ़िलहाल क्लोज हुई है। द स्टॉक मार्केट अगली वीक एंड इवन वर्स फिनिश, इसे वर्स फिनिश के नाम से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हर तरफ हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर एक सोच आती है ज़हन में, बड़ी आम सी सोच है कि अगर हम किसी नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते या किसी नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसका वज़न नहीं हम उठा सकते, तो हम उस काम का आगाज़ क्यों करते हैं। यानी कि ये मिडल ईस्ट की जो टेंशन है, अगर दुनिया इसका वज़न नहीं उठा सकती थी और इसका जो आता हुआ इम्पैक्ट है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, तो ये बातें तो किसी की समझ में नहीं आती कि ये आखिर मसला जो था इसका आगाज़ किया क्यों गया। एनीवे, अभी दोस्तों कहीं पे भी हमें कोई ऐसी खबर देखने को नहीं मिल रही जो बराह रास्त मार्केटों पे इम्पैक्ट लेके आए, लेकिन अनसर्टेनिटी पीक के ऊपर है। इससे ज़्यादा पीक मैं नहीं समझ सकता, और अल्लाह ना करे अगर पीर वाले दिन कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है तो फिर अनसर्टेनिटी का जो आलम होगा वो एंड होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट के बाद जो जॉबलेस क्लेम है यूएस का, वो इतना बढ़ गया है और बढ़ने के यहाँ पर चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि देखें अब हम तेज़ी से जा रहे हैं अप्रैल की तरफ। यानी कि आज है 28 मार्च और अप्रैल को रह गए पीछे 3 दिन। पहले हफ्ते का जो जॉबलेस क्लेम होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग आ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 28 फरवरी को इस टेंशन का आगाज़ हुआ था और इस टेंशन के बाद आपने देखा कि स्टॉक मार्केटें भी नहीं कहीं संभल सकें। जॉबलेस क्लेम भी अब बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि उसका टाइम बहुत कम रह गया है। फ्रेश जॉबलेस क्लेम अब आने वाले हैं, यानी कि मार्च के पहले हफ्ते के जॉबलेस क्लेम आएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है कि ऑयल प्राइसेस के बाद खाने पीने की चीज़ों के प्राइस को यहाँ पर बढ़ने का इंडिकेटर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सोचना चाहिए एक पॉइंट को, और वो पॉइंट ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये चीज़ें ना भी होती, जो मिडिल ईस्ट टेंशन चल रही है, तो वैसे भी तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे ये चीज़ें सुनते हैं कि फ़लानी चीज़ महंगी हो गई, ढिमकानी चीज़ महंगी हो गई, और फूड कॉस्ट बढ़ गई, लिविंग कॉस्ट बढ़ गई, मॉर्गेज की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो लिहाजा ये चीज़ें, क्या होता है जब ऐसे दिन आते हैं तो कुछ बढ़ चढ़ के हमारे सामने पेश होना शुरू हो जाती हैं। मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, इकोनॉमिस्ट से मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमिस्ट अपनी जगह पे, मेरा तजिया अपनी जगह पे, मुझे ऐसे लगता है कि इकोनॉमिस्ट इतने डरे हुए होते हैं, इतना उनका समझ लें कमज़ोर दिल होता है कि जैसे ही ऐसे हालात आते हैं वो और यहाँ पे फ़िक्र व फाके का माहौल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ साथ है। आप मुझे बताएं कि जब ये चीज़ें होती हैं और होती रही हैं, और आप 20 साल पहले की चीज़ का रेट आज के साथ कंपैरिजन करें तो एक कहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये फ़िलहाल सूरत हाल जो भी हो, जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए आपको हर चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ती है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि 3 दिन पुरानी खबर जो अब मुसलसल ज़ुबान ज़द-ए-आम होती चली जा रही है और फ़िक्र पैदा कर रही है, वो है दोस्तों यूबीएस से जुड़ी। ये खबर दोस्तों 26 मार्च की है, ठीक है, लेकिन ये अचानक इतनी सुर्खियों में क्यों आ रही है, बार बार आ रही है। हालांकि ये खबर मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमारी टीम ने शेयर कर दी थी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ रहा है, इसलिए कि ये स्विस बैंक से जुड़ी हुई बात है। यूबीएस हॉल्ड विड्रॉल फ्रॉम 469 मिलियन रियल एस्टेट फंड फॉर अप टू 3 ईयर्स। 3 साल तक दोस्तों ये किसी का समझ लें सरमाया है, वो यहाँ पर मौजूद था और ये अकाउंट जो है वो रियल एस्टेट फंड के लिए था और उनका अकाउंट बिल्कुल चल रहा है। अगर सवाल ये किया जाए कि उन्होंने कोई हरकत की है उल्टी पुल्टी या उनका अकाउंट किसी गलत चीज़ में मुलव्वस पाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूबीएस ने यानी कि स्विस बैंक्स ने उनका जो फंड है उसका विड्रॉल जो है वो बड़ा लिमिटेड और एक्स्ट्रा लिमिटेड कर दिया है और उनका ये कहना है जी कि रियल एस्टेट की मार्केट इतनी स्लो हो गई हैं पूरी दुनिया के अंदर कि अभी हम इतना बड़ा सरमाया रिवर्स नहीं कर सकते। अब आप अंदाज़ा करें ये किस बैंक की बात हो रही है। तो फ़िलहाल उनको ये दुश्वारी है और ये बेएतमादी की लहर को यहाँ पर ज़िंदा करता है। हर कंट्री के अंदर, हर कंट्री की अपनी अपनी स्टेट में ये फ़िक्र बढ़ती है कि क्या यार ये वाकई फ़ंड भी यहाँ पर सब कुछ क्लियर होने के बावजूद स्टक हो सकते हैं। तो विड्रॉल भी जो है वो इतना स्लो हो सकता है क्योंकि रकमों के बारे में और फंड्स के बारे में एक मशहूर कहावत है कि अगर ये वक्त पे ना मिल पाए, अगर आपको ज़रूरत हो तो ऐसा सरमाया किसी काम का नहीं होता। लिहाजा ये एक तशवीशनाक ख़बर है। इन हालात में अगर बैंक्स का ये रवैया होगा और वो भी इतने बड़े बैंक का, तो ये यकीनन बेएतमादी को यहाँ पर हवा देगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर जो मिडनाइट क्लोजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे आई है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मार्केट ने 65,500 पे फ्राइडे क्लोजिंग को शो किया है। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको सैटरडे और संडे का वॉल्यूम इसके साथ कंपैरिजन करने के बाद लाजमन बीटीसी की सपोर्ट स्टडी करने को मिलती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस में 0.10% का इजाफा देख रहे हैं और बीटीसी खुद इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि सायरन कॉइन से दूर रहें। अभी उसका बिहेवियर आप देख सकते हैं कि 275% फॉल करने के बाद फिर से 88.20% पंप कर रहा है, लिहाजा इससे दूरी इख्तियार करें। काफ़ी ज़्यादा लो क्लोजिंग के बाद बीटीसी ने कुछ यहाँ पर रिकवर किया है, लेकिन ये जो कुछ रिकवर हुआ है ये बीटीसी के लिए यहाँ पर कोई तसल्ली बख्श रेजिस्टेंस कंसीडर की नहीं जाती। तो इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं बीएनबी से। तो दोस्तों बीएनबी ने यहाँ पर फ़िलहाल तो 600 और 607 को प्रोटेक्ट किया है और रेजिस्टेंस जो आपके साथ शेयर की गई थी 612 और 6113, इसके मुकाबिल ही इसकी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली है 614 की। वॉल्यूम की कमी की वजह से यहाँ पर बीएनबी में हमें सैटरडे संडे में एक स्ट्रगल देखने को मिल सकती है जो 600 605 के दरमियान इसकी सपोर्ट को जन्म देती है। ये बिल्कुल फ्रेश सपोर्ट है, इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता और रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 615 की। सोलाना से रिलेटेड बहुत से व्यूवर्स की डिमांड थी कि उस्मान भाई आप इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करें। तो दोस्तों मेरी आज कोशिश होगी कि मैं सोलाना और एपीटी जो इसी की ब्लॉकचेन का टोकन है इनके ऊपर एक एजुकेशनल वीडियो शेयर करूं ताकि व्यूवर हजरात की जो डिमांड है वो पूरी हो सके, ठीक है। और आज के तजिए में भी यहाँ पर एक टोकन है जिसे मैं आगे चल करके शेयर करूँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, जो टोकन आपको पसंद हो या जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर एनालिसिस यहाँ पर मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल न्यूज़ के मुताबिक शेयर करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे सोलाना ने बाउंस लिया है 82.30 से। ये कुछ नया नहीं है, लिहाजा अभी भी जो फियर फैक्टर है सोलाना के लिए वो 80.20 के लिए ओपन है और अपर लेवल पे जो टेम्पररी रेजिस्टेंस है वो 84.20 की है। क्लोजिंग के बाद आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है सैटरडे, ख़ास करके सैटरडे के दिन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि BCH ने 464 से लिया है बाउंस, हाई रहा 479 का, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 450 से 455 के दरमियान ही इसकी सपोर्ट रहेगी। इसका जो फ्रेश कैंडल चार्ट है वो हमें इसी चीज़ के बारे में अपडेट करता है और यहाँ पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं कैंडल्स के अंदर दोस्तों, उसमें सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ एक रेजिस्टेंस की है जो इस मार्केट में भी BCH को करती है स्ट्रॉन्ग।
व्यूअर्स डिमांड पे हमने यहाँ पे आज ऐड किया है दोस्तों ADA को, कार्डानो को। व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी के बारे में थे। तो गाइस ADA ने फाइनली यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है 0.2850 जैसी रेजिस्टेंस को, क्योंकि एक हफ्ता गुजरने को है और यहाँ पर कैंडल चार्ट में कोई बड़ी तब्दीली ना आ सकी। अभी के लिए हम इसको बिल्कुल एक नया रूल बनाते हुए देख रहे हैं, वो है अंडर द 0.2500। मज़ीद अगर हम अंडर द 0.2500 रहते हैं तो 0.2450 एक नई सपोर्ट बन के उभरेगी और रेजिस्टेंस आज के दिन जो देखी जा सकती है वो 0.2525 तक रहेगी। दूसरी तरफ दोस्तों Zcash की एक यूनिवर्सल सपोर्ट थी 215 की, 215 की, जो हमने तकरीबन 4 दिन पहले डिस्कस की थी, क्योंकि आज मैं 4 दिन बाद Zcash को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमेशा मगालता रहता है, अक्सर व्यूअर इसे जिक बोलते हैं, ZEC, और मैं मोस्टली क्विक आपको एजुकेशन फ्राहम करने के लिए Zcash बोल देता हूँ। तो लिहाजा इसमें अगर कभी गलती रह जाए तो आप प्लीज़ इसे खुद ही अंडरस्टैंड कर लिया करें। अब आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि आज सुबह 215 की सपोर्ट टूट गई। ये देखें, एक माहौल बना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 28 फरवरी के बाद मार्केटें क्रैश हुई ही नहीं। कौन सी? क्रिप्टो मार्केट की। तो ये देखें कि मार्केट ने फॉर्चुनेटली, मैं कहूँगा खुशकिस्मती से, यहाँ से ले लिया है बाउंस। 215 से बाउंस लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसने एक लो शो किया है 209 का, जो बहुत बड़ा लो है। 209 के बाद हमने हाई देखा यहाँ पे 222 का, 222 का। तो अब ऐन मुमकिन है कि 215 की सपोर्ट अब ज़्यादा देर तक रिलायबल नहीं रही। अब की बार अगर हम 215 को ब्रेक करेंगे तो नया सपोर्ट लेवल हमारे सामने आ सकता है। याद रखिएगा कि पिछले दिनों Zcash हमें 190 तक का लो प्रोवाइड कर चुका है। तो 205 से लेकर 209 के दरमियान ये एक इसकी बिल्कुल फ्रेश सपोर्ट बनी है। यूनिस्वैप दोस्तों अपनी 3.42 की सपोर्ट को यहाँ पर क्लिक कर चुका है, और वैसे तो ये लो उससे भी बड़ा था 3.36 का, लेकिन यहाँ पर आज के दिन यूनिस्वैप में इतनी पावर मौजूद है कि ये 3.45 से 3.47 तक की नॉर्मल रेजिस्टेंस इख्तियार कर सकता है। तो इसे हम किसी हद तक हिस्टोरिकली अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। याद रखिएगा कि हम 65,500 की फ्राइडे क्लोजिंग यहाँ पर देख करके आए हैं। उसके बाद अगर इसमें कुछ बाउंस आया है तो वो है 66,517 का, जो आपके तकरीबन सामने है। इसके बाद यहाँ पर इसके टॉप लेवल पे कुछ नई कैंडल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी के दरमियान स्टक रह सकते हैं। अब रही बात 7:30 PM की, जब 7:30 बजे नॉर्मली यहाँ पे वॉल्यूम मार्केट में अपना रिएक्शन देता है, तो तमाम तर नज़रें अब 65,000 पे फिर से लग गई हैं, क्योंकि हम 74,000 से रिजेक्ट होकर के आए हैं इन 27 दिनों में। ये एक वाकई ही सरप्राइज़ था। लोगों का ये मानना था कि ऐसे हालात में मार्केटें तो रिवर्स हो जाया करती हैं। एनीवे, ये 27 दिन वो थे दोस्तों जो आपको याद रखने होंगे, जिसके अंदर तमाम डेटास BTC के अगेंस्ट थे, लेकिन जनाब BTC यहाँ पर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। और अब जबकि डेटास मार्केट्स के पॉजिटिव आए हैं और जो टेंशन है गल्फ में वो आपको किसी हद तक, चले बातों की हद तक ही सही, ठंडी होती दिखाई दे रही है, तो BTC साहब जो हैं वो 65,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसकी सेफ जोन तो अभी बहुत दूर है दोस्तों, जैसे कि 66,800 से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ 67,500 से ज़्यादा का इसके अंदर कोई वॉल्यूम लेकर के नहीं आता। सरप्राइजिंगली अगर हम इसके पुराने मोड ऑफ स्विंग को समझें तो वो 68,000 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर अचानक देखने को मिल सकती है, जिसके सिर्फ चांसेस ही होंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की क्लोजिंग भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लो माउंटेन्स के साथ हुई है। ये देखें, 5 कैंडल ऐसी हैं जो जस्ट शेडोज़ के साथ हैं, लेकिन इंतहाई लो माउंटेन्स। यही सूरत हाल रहती है तो 2000 को हम फिर से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग 1980 की है। ये भी याद रखिएगा, ओवरस्टे ऑन 1980 वंस अगेन आपको 1950 की तरफ पुश कर सकती है। अगर हम ट्रेंड को फॉलो करें और हिस्ट्री को, तो 2035 से 2055 विद द रिजेक्शन एलिमेंट यहाँ पर इथेरियम की मूवमेंट रहेगी। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।